तो एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है, बट क्या तुम्हें पता है असल में डूम है कौन, कहाँ से आया है, उसको पावर्स कहाँ से मिली और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसका फंटास्टिक फोर वाले रीड रिचर्ड्स के साथ रिश्ता क्या है। वेल, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे डॉक्टर डूम की एंटायर स्टोरी में। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लैटविरिया में, जहाँ पे डॉक्टर डूम यानी विक्टर का जन्म होता है। जहाँ पे पैदा होने से ही विक्टर अपने जो आसपास के लोग थे उनसे काफी ज्यादा स्मार्ट था, यानी उसकी उम्र के बच्चों में से। और इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने की वजह से उसके अंदर बचपन से ही ईगो था, जिस वजह से वो अपने आप को काफी सुपीरियर समझता था। और अब उसके पेरेंट्स की बात करें तो उसके पिता वार्नर वॉन डूम जो कि एक वैद्य थे यानी एक डॉक्टर, फिर उसकी माँ सिंथिया जो कि एक विच थी यानी जादूगरनी जो कि ब्लैक मैजिक करती थी। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक रोमानी ट्राइब का हिस्सा हैं और इन लोगों का जो ट्राइब है उसके ऊपर बैरन का कंट्रोल था, जिसको तुम एक तरीके से आतंकी बोल सकते हो, जो कि आते थे इन लोगों को परेशान करते थे और उसके बाद वो चाहे तो किसी को भी उठा के ले जा सकते थे। इनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता और इसी चीज से ये ट्राइब के जो लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। बट ये परेशानी सिंथिया से देखी नहीं गई, वो अपने गांव वालों को बचाना चाहती थी इन लोगों से। तो वो बैरन के लोगों को सबक सिखाने का डिसाइड करती है, जहाँ पे वो अपना ब्लैक मैजिक यूज करती है और उसकी पावर का यूज करके वो एक एक करके बैरन के लोगों को मारने लगती है। बट फिर उसको पता चलता है कि जैसे जैसे बैरन के लोग मरते जा रहे हैं उसी तरीके से उसके जो ट्राइब के बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। बट ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे रीजन है मेफिस्टो, जिसको तुम एक तरीके से डीमन या फिर डेविल बोल सकते हो, क्योंकि सिंथिया जब भी ब्लैक मैजिक यूज करती है वो एक तरीके से डेविल से डील कर लेती है यानी मेफिस्टो से। और उस डील के अनुसार मेफिस्टो उसको पावर्स देगा, लेकिन उसके बदले में वो सिंथिया की सोल उससे ले लेता है। और ये डील होने के बाद सिंथिया ने उस पावर्स का यूज करके बैरन के लोगों के ऊपर हमला किया था और उसके जो ट्राइब के बच्चे मर रहे हैं वो इसी पावर का साइड इफेक्ट है। फिर आगे बैरन के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि इन लोगों के मरने के पीछे सिंथिया है तो वो लोग उसको ढूंढते हैं और उसको मार देते हैं। जहाँ पे मरते वक्त सिंथिया वार्नर से बोलती है कि तुम मेरे बेटे विक्टर को कभी भी इस रास्ते पे चलने नहीं दोगे, उसे कभी भी ब्लैक मैजिक यूज करने मत देना, क्योंकि यहाँ पे वो जानती थी कि इसका किस तरीके से बुरा असर पड़ सकता है। फिर सिंथिया की मौत के बाद उसके जो ट्राइब के लोग होते हैं वो अपने बच्चों की मौत का इल्जाम सिंथिया पे ही लगाते हैं और उसके परिवार पे। तो इसीलिए वो लोग वार्नर और विक्टर को ट्राइब छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम ही हो हमारी प्रॉब्लम, तुम यहाँ से निकल जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ये सब सुनने के बाद 4 साल का विक्टर, जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है, वो खड़ा होता है और गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि तुम जानते हो कि मेरी माँ विच क्राफ्ट कर सकती थी और अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ से निकाला तो ये बात याद रखना कि मैं वापस आऊंगा और तुम लोगों को एक एक करके ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। और यहाँ पे विक्टर का इस तरीके से गुस्सा देखकर सबके सब एकदम से शांत हो जाते हैं, उनके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकलता। और विक्टर को इस तरीके से देखने के बाद वहाँ से उन लोगों को निकालने की बात कोई नहीं करता। जहाँ पे धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब विक्टर भी बड़ा हो रहा है, बट विक्टर बिल्कुल अकेला है, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। जहाँ पे उस इंसिडेंट के बाद से कोई विक्टर से बात नहीं करता, सब लोग उसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वलेरिया, जो कि उसकी एक अच्छी दोस्त थी और अपनी माँ के बाद विक्टर उसको ही सबसे ज्यादा पसंद करता था, उसके साथ बैठता था, उससे बातें करता था और वही उसके हंसने की वजह बन गई थी। और यहाँ तक कि दोनों ने मिलकर ये भी फैसला कर लिया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। बट इतनी जल्दी कहाँ, विक्टर की लाइफ में तो कुछ और ही होने वाला था, क्योंकि वहीं अगले दिन बैरन के लोग आते हैं और विक्टर के पिता यानी वार्नर को उठा के ले जाते हैं, क्योंकि बैरन की जो बीवी थी वो बहुत बीमार थी तो उसका इलाज कराने के लिए उसको ले गए। बट जब रात को वार्नर वापस आता है तो वो विक्टर से बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और विक्टर उससे पूछता है कि क्यों, क्या हो गया? तो वार्नर बोलता है कि जो बैरन की बीवी थी वो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसको कैंसर था, तो इसलिए उसको बचा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और जब वो मर गई तो उसकी मौत का इल्जाम बैरन के लोगों ने मेरे ऊपर डाल दिया, तो इसलिए बैरन और उसके लोग हम तक पहुँचे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये लोग बैरन के लोगों से भागते भागते पहाड़ों में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। और विक्टर एक रात सो जाता है और जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता पूरी तरीके से बर्फ में जम चुके हैं, वो बिल्कुल अपने हाथ पैर हिला ही नहीं पा रहे। और वहाँ पे विक्टर को लगता है कि शायद अब वो भी नहीं बचेगा। बट वहीं उसको एक और चीज रियलाइज होती है, जब भी उसकी माँ उसको छूती थी तो उसके हाथ काफी ज्यादा ठंडे हुआ करते थे और उस तरीके की ठंडक उसने आज तक कभी महसूस नहीं करी थी। और आज जब वो इतनी भयंकर बर्फ में जमा हुआ है तो तब भी उसको वो वाली ठंड महसूस नहीं हो रही। तो उसको यहाँ पे समझ में आता है कि उसकी माँ विच क्राफ्ट करती थी, क्योंकि जो भी कोई विच क्राफ्ट करता है वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को डीमन को देने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी ठंडी होने लगती है। और यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि शायद उसकी माँ मरी नहीं बल्कि वो डीमन के कब्जे में है, तो इसलिए अब उसको अपनी माँ को बचाना होगा। बट उस टाइम किसी तरीके से ये लोग वहाँ ठंड से तो बच जाते हैं, लेकिन बैरन के लोग आते हैं और वो वार्नर को उठा के ले जाते हैं, जिसके बाद बैरन के साथ क्या हुआ वो किसी को पता नहीं चला। तो विक्टर वापस अपने घर जाता है और वहाँ पे अपने माँ बाप की चीजें ढूंढता है और वहाँ पे उसको मिलती है अपनी माँ की विच क्राफ्ट की किताब, जिसको वो पढ़ना शुरू करता है और सीखता है। और विक्टर जो कि पहले से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो वैसे ही साइंटिफिक चीजों में काफी ज्यादा क्यूरियस था,
वो उस टाइम पे था भले ही बच्चा, लेकिन उसका दिमाग किसी साइंटिस्ट से कम नहीं था और अब तो वो ब्लैक मैजिक भी सीखना शुरू कर चुका है। और थोड़ा बहुत सीखने के बाद वो इन चीजों का यूज करके बैरन के लोगों की नाक में दम कर देता है और उनको भगाने लगता है। जहाँ पे वलेरिया भी उसको ये चीज करने से मना करती है, उसको बोलती है कि तुम ये ब्लैक मैजिक यूज मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन विक्टर बोलता है कि मेरी माँ को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है, तो मुझे ये करना ही होगा। जहाँ पे काली रात को विक्टर एकदम बिल्कुल अकेला होता है और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई होती है क्योंकि अब वलेरिया भी उससे नाराज हो गई है। बट वहीं उसके पास बैरन का एक आदमी आता है और उसके सर पे गन तान देता है, लेकिन विक्टर अकेला होने के बावजूद उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो उसका सामना करता है और बंदूक हटा के उसको मार देता है। और जब उसका गुस्सा खत्म होता है तो उसको रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये पहली बार था जब विक्टर ने किसी को जान से मारा। तो इसलिए डर के मारे वो वापस अपने घर में जाके छुप जाता है और काफी दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकलता। बट फिर उससे मिलने आता है अमेरिका से एक बंदा, जहाँ पे वो विक्टर को बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे कारनामे सुनने के बाद आया हूँ और तुमको एक डील ऑफर करता हूँ। और डील कुछ ऐसी है कि तुम्हें मैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, तुम्हें वो हर एक चीज ला के दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, बस बदले में विक्टर को उसके लिए कुछ काम करना होगा। और वो काम क्या होगा? वेल, ये लोग अमेरिकन मिलिट्री के लोग हैं और ये चाहते हैं कि विक्टर इन लोगों के लिए वेपन डिजाइन करे और उनको डेवलप करे। और इस चीज के लिए विक्टर रेडी हो जाता है क्योंकि उसे किसी तरीके से लेटवेरिया से निकलना था, जहाँ पे अमेरिका पहुंचने के बाद उसकी अमेरिका में स्टडीज भी चलती रहती हैं और वो उन लोगों के लिए काम भी करता है। और वहाँ पे काम करने के लिए उसको लेबोरेटरी में काफी हाईटेक चीजें मिलती हैं जो कि उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बट वहीं उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से। रीड जो कि उसका क्लासमेट था और वो भी उसके साथ यहाँ पे काम करने वाला था, जहाँ पे रीड दिल का काफी साफ आदमी था जो कि विक्टर से काफी अच्छी तरीके से मिलता है और बोलता है कि हमें साथ काम करने में काफी मजा आएगा। लेकिन विक्टर उसको जरा सा भी भाव नहीं देता और बोलता है कि मुझे किसी के साथ काम करने में मजा बिल्कुल नहीं आता, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम के बीच में कोई मुझ पे दखल दे। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि विक्टर रीड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि रीड रिचर्ड कोई आम बंदा नहीं है, वो काफी स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है। और यही एक चीज, उसका इंटेलिजेंट होना विक्टर को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये चीज उसका ईगो ट्रिगर करती है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा मैं ही हूँ और मेरे आगे कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर मानता था। बट अब रीड आ गया तो इसलिए अब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। बट विक्टर कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है। और यहाँ तक कि विक्टर यूनिवर्सिटीज के पार्टी तक में नहीं जाता, ना वो किसी से दोस्ती करता है और ना ही किसी से मिलता है। वो बस यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ जाके पढ़ाई करता है और उसके बाद वापस आने के बाद मिलिट्री के लिए काम करता है। जिसके अलावा मिलिट्री वालों ने उसको अपना एक रूम दिया हुआ था जिसमें वो अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी बना लेता है, जहाँ पे वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए कुछ बना रहा है। बट क्या, वो तो तुम्हें आगे बताऊंगा। इसके बाद हमें वही मिलिट्री लेबोरेटरी देखने को मिलती है जिसके अंदर विक्टर ने कुछ इन्वेंशंस किए थे जो कि वो वहाँ के मेजर को दिखाता है, जिसमें उसने कुछ रोबोट्स बनाए हैं जो कि अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं, और एक टाइम ट्रेवल डिवाइस भी बनाया है जिसका यूज करके वो पास्ट से मंकीज को फ्यूचर में ला रहा है। और इसका ये टेस्ट काफी कामयाब है और ये सब चीजों को देखकर मेजर उससे काफी खुश होता है। फिर आगे हमें रीड रिचर्ड्स देखने को मिलता है जो कि विक्टर के बिना पूछे उसके कमरे में घुस जाता है, जहाँ पे वो विक्टर के टेबल पे रखे हुए कुछ पेपर्स देखता है और उसको स्टडी करके उसको समझ आता है कि विक्टर एक डायमेंशनल रैप बना रहा है इसका यूज करके वो नेदर रेम्स में जा सके। और जब रिचर्ड ये सब पढ़ रहा होता है तब उसी टाइम पे पीछे से विक्टर आता है और उसको बोलता है कि तुम अंदर कैसे घुस गए और तुम ये सब क्या कर रहे हो, अभी कभी निकलो मेरे घर से। जहाँ पे रिचर्ड पहले तो उससे सॉरी बोलता है, बट उसके बाद वो मैटर ट्रांसम्यूटेशन की बात करता है और उससे बोलता है कि तुम ये चीज बना तो रहे हो लेकिन तुम्हारी जो इक्वेशन है उनका कोई सेंस नहीं बन रहा और कुछ ऐसी इक्वेशन है जो कि मुझको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, तुम्हारा ये बनाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो फिर विक्टर बोलता है कि मैंने तुझसे कुछ पूछा, मांगी मदद मैंने तुझसे, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो। बट रिचर्ड्स के मुंह से नामुमकिन सुनकर विक्टर का ईगो हर्ट हो चुका था कि इसने मेरे इन्वेंशन को नामुमकिन कैसे बोल दिया, अब तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो इसलिए विक्टर फैसला करता है कि वो ये एक्सपेरिमेंट अभी करेगा, जिसके बाद वो उस चेयर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। और यहाँ पे वो बताता है कि रिचर्ड्स को ये चीज समझ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट साइंस, नॉलेज और मैजिक को मिला के बनाई है। जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और एक अलग डायमेंशन का डोर ओपन होता है और वो उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी जगह घूमने के बाद वो नेदर रिलम्स में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको उसकी माँ देखने को मिलती है जो कि बेड़ियों से बंधी हुई है। और विक्टर को वहाँ पे देखने के बाद वो उसको मना करती है, उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, निकलो यहाँ से। जहाँ पे विक्टर उसकी माँ से बात कर रहा होता है लेकिन तभी पीछे से मेफिस्टो आता है और वो विक्टर को टच कर लेता है, बट तभी वहाँ पे मशीन में धमाका होता है और उस धमाके की वजह से विक्टर का जो आदत चेहरा है वो खराब हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्कार हो जाता है। वहीं ऐसा होने के बाद यूनिवर्सिटी का डीन उससे मिलने आता है और उसकी इस हरकत की वजह से उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। बट यहाँ पे विक्टर को इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसकी डिग्री जा रही है, उसकी पढ़ाई जा रही है। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो फेल कैसे हो गया, क्योंकि विक्टर ने आज तक जो भी कुछ किया
किया है उसमें वो बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ। ये पहली बार था यहाँ पे विक्टर फेल हो गया और ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उसके बाद जब वो अपनी बैंडेजेस निकालता है अपने चेहरे के ऊपर से और उसके चेहरे पे उस स्कार देखकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन फील होती है और बुरा लगता है। और जब वो सोता है तो उसको मेफिस्टो याद आता है, उसका टच महसूस होता है और उसकी माँ की आवाजें सुनाई देती है जिस वजह से वो सो भी नहीं पाता। तो विक्टर फैसला करता है कि अब वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा, वो यहाँ से निकलेगा। बट जाने से पहले उसने अमेरिकन मिलिट्री के लिए जो भी इन्वेंशंस किए थे वो उन सारे इन्वेंशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। और इतने सारे इन्वेंशंस डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अमेरिकन मिलिट्री भी उसके पीछे है। इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि विक्टर यूरोप में कहीं छुपके रह रहा है, जहाँ पे दिन में जब वो शहर में घूमता है तो लोग उसके चेहरे पे बंधी पट्टियों को देखकर उसको काफी अजीब समझते हैं। और रात में जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसको मेफिस्टो के सपने डरा देते हैं। वहीं उसके गेट पे ओटो नाम का एक भिखारी बैठा रहता है जो कि उससे अच्छे से बात करता है, लेकिन विक्टर उस पर कभी ध्यान नहीं देता। और ऐसे ही एक दिन सड़क पे घूमते घूमते उसकी मुलाकात होती है वलेरिया से, जहाँ पे उसको देख के पहली बार विक्टर काफी खुश होता है, उससे गले वले मिलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वलेरिया बताती है कि जब तुम अमेरिका से भागे थे तब अमेरिकन मिलिट्री ने तुम्हें ढूंढने के लिए बैरन और उसके लोगों को बोला था, और बैरन के लोगों ने तुम्हें ढूंढने के लिए हमारे ट्राइब के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, और इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच गई। जहाँ पे विक्टर वलेरिया को देख के काफी खुश होता है, जहाँ पे ये दोनों रोमांस करते हैं और वहाँ पे विक्टर को महसूस होता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बुरे सपने आने भी बंद हो गए थे और उसका यहाँ पे सोचना ये था कि शायद इसके बाद तो कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन विक्टर और वलेरिया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तब वलेरिया से ओटो मिलता है और उसके कपड़ों पे एक ब्रोच लगा देता है। जहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों के ऊपर हमला होता है और कुछ गुंडे आके वलेरिया को पकड़ लेते हैं और विक्टर से बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा वरना हम इस लड़की को मार देंगे। और ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि विक्टर को उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या। बट तभी वलेरिया के कपड़े पे जो ब्रोच लगा हुआ था वो एकदम से चमकने लगता है और उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है। फिर उसके बाद किसी तरीके से लाइटनिंग आती है और मैजिक होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो सारे गुंडे थे वो मर चुके हैं, लेकिन उन सबको मारा किसने? तो वो था ओटो। और ओटो ने विक्टर और वलेरिया को क्यों बचाया? तो उसके पीछे रीजन कुछ ऐसा है कि ओटो बोलता है कि मैं एक टेम्पल से आया हूँ और वहाँ पे हमें बताया गया था कि एक ऐसा बंदा आएगा जो कि अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुका होगा, वो अपना फेस छुपा के जी रहा होगा। वो आएगा, वो हमारे एंशिएंट सीक्रेट्स के बारे में जानेगा और सीखेगा और मैजिक सीखने के बाद बनेगा हमारा मास्टर। और वो मास्टर और कोई नहीं बल्कि विक्टर तुम ही हो, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, जाओ जाके ढूंढो मेरे टेम्पल को। और ये सब चीज सुनने के बाद विक्टर को रियलाइज होता है कि उसके साथ जो भी रहता है वो बिल्कुल खुश नहीं हो सकता। तो विक्टर फैसला करता है कि अब वो अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा और वो वलेरिया को वहीं छोड़ के निकल जाता है वो टेम्पल को ढूंढने के लिए, जहाँ पे वो भरी बर्फ में चलता है और रात को सोते टाइम उसको वही मेफिस्टो के सपने परेशान करते हैं। और काफी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद किसी तरीके से वो उस टेम्पल तक पहुंच ही जाता है। इसके बाद वो वहाँ पे सीखना शुरू करता है मैजिक। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि विक्टर वहाँ पे जितना फोकस मैजिक पे कर रहा था उतना ही फोकस वो साइंस और नॉलेज पे भी कर रहा है। वो मैजिक के साथ साथ साइंटिफिक चीजों को भी सीख रहा है और ऐसे ही चीजें सीखते सीखते वहाँ पर उसको काफी साल हो जाते हैं, जहाँ पे अब वो इतना पावरफुल और नॉलेजेबल बन चुका है कि वहाँ के जो पूरे लोग हैं वो उसको अपना मास्टर बना लेते हैं, उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। जहाँ पे इतने सालों से विक्टर टेम्पल में ही था तो उसका पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन टूट सा गया था। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि दुनिया में आखिरकार इतने सालों में हुआ क्या। और वहीं टेम्पल में विक्टर को एक टीवी टाइप मशीन देखने को मिलती है जो कि सिर्फ अपने आसपास की रेडियो वेव से चलती है। और इस टीवी को ऑन करने के बाद विक्टर को पता चलता है कि जो बैरन वेल्दिमीर है जो कि विक्टर के माँ और बाप के मौत के पीछे था, अब वो लेटवेरिया का राजा बन चुका है, जिसको देखकर विक्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज उसकी जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो इसी की वजह से हुई है। बट विक्टर को गुस्सा तो अगली न्यूज देख के आता है जिसमें उसको देखने को मिलता है रीड रिचर्ड्स, जो कि अब डॉक्टर रीड रिचर्ड्स बन चुका है, जहाँ पे वो अपने मून पे जाने का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। और रीड रिचर्ड्स को देखकर विक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग टीवी पर उसको दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा बोल रहे थे। और ये सुन के विक्टर को काफी बुरा लगता है। वो बोलता है कि रिचर्ड मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये मेरे सामने एकदम जीरो है और तुम लोग इसको दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा बोल रहे हो। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि स्मार्टेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट क्या होता है। जहाँ पे विक्टर रात को सोता है तो उसको वही सपने परेशान करते हैं। तो वो विक्टर फैसला करता है कि मुझे इन सबका कुछ करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया, अब मैं सबको सहन नहीं कर सकता, मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि मुझे दुनिया के हर एक डर से, हर एक पावर से और दुनिया के हर एक मैजिक से बचा के रखे, मुझे प्रोटेक्ट करे और हमेशा मेरे साथ रहे। तो इसलिए विक्टर बिल्ड करवाता है अपने लिए एक आर्मर सूट जो कि उसके साइंस की नॉलेज और मैजिक को मिक्स करके बनाया गया था। और विक्टर का ये सूट मार्वल के सारे सूट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही वो आर्मर बनता है वो गर्मा गर्म विक्टर की बॉडी पे चिपका दिया जाता है। और यहाँ पे जो विक्टर का चेहरा था वो बस थोड़ा सा ही खराब था, लेकिन अब तो उसने अपने चेहरे को बुरी तरीके से खराब कर लिया। और आर्मर पहनने के बाद विक्टर बन जाता है विक्टर वॉन डूम। और डॉक्टर डूम
बनने के बाद वो सबसे पहले फैसला करता है लेटवेरिया जाने का, जहाँ से सब चीजों की शुरुआत हुई थी, ताकि वो वहाँ जाकर बैरन की फील्डिंग सेट कर सके। और लेटवेरिया पहुंचने के बाद वो वहाँ पे उन लोगों से मिलता है जो कि बैरन और उसके आतंक से परेशान थे। उन लोगों से बातें करता है और उन लोगों को अपने टीम में शामिल कर लेता है और बैरन के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है, जहाँ पे वेलेरिया आती है और डूम को देखकर बोलती है कि तुम क्या बन गए हो, तुम क्या करते जा रहे हो, तुम्हें पता भी है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम इस तरीके से ये सब करोगे। लेकिन विक्टर जो कि अब एक सख्त लौंडा बन चुका है, तो वो इस चीज को इग्नोर मारता है और सारे लोगों को अपने साथ करके वो बैरन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे डूम की पावर को देखकर जो बैरन के लोग थे वो पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद डूम महल में एंट्री मारता है और बैरन की फील्डिंग सेट करता है और उसको मारने के बाद बन जाता है लेटवेरिया का राजा, जहाँ पे अब उसके राज्य में लोग खुश हैं और लोगों को इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है कि उनके ऊपर डूम राज कर रहा है, क्योंकि वही है जिसने उन लोगों को आजाद करवाया। जहाँ पे अभी भी वो लोग डिक्टेटरशिप में रह तो रहे हैं, लेकिन अब वो अपने आप को आजाद फील करते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अपनी माँ को आजाद नहीं करवा पाया, जो कि मेफिस्टो की कैद में है। तो इसलिए इस बार वो सीधा मेफिस्टो के पास जाता है और उससे बात करता है, जहाँ पे मेफिस्टो उससे बोलता है कि चल ठीक है, तो इतना कर ही रहा है तो एक बात सुन, हम लोग एक डील करते हैं जिसमें मैं तुझे साल में एक बार मुझसे लड़ने का मौका दूंगा, जिसमें अगर तू जीत गया तो मैं तेरी माँ की सोल को आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो तेरे राज्य में जितने भी लोग हैं वो तुझसे नफरत करने लगेंगे, और अगर साल दर साल तू हारता जाएगा उतनी ही ज्यादा वो लोग तुझसे नफरत करते जाएंगे और तेरा राज्य खत्म होने लगेगा। और डॉक्टर डूम ईगो में आकर इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो हर साल मेफिस्टो से लड़ता है, बट क्या वो जीता या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, बट अब वो हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा। और उसका डूम्सडे में आने का रीजन क्या है, वो एवेंजर्स से बदला क्यों लेना चाहता है, क्या वो अपनी माँ की वजह से या उसके बीवी या बच्चे की वजह से, तो ये तो हमें डूम्सडे में ही पता चलेगा। और यहाँ होती है इसकी कहानी खत्म। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट को साइड करोगे तो तुम्हें एक हाइप वाला बटन मिलेगा जिसको जरूर प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।